हलाकू खान की नस्ल में से एक जालिम बादशाह पैदा हुआ था जिसका नाम अरबाब खान था। इसकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसकी बेटी खूबसूरती में अपनी माँ को भी मात देती थी। लेकिन अपने दौर का ये बादशाह काफी जालिम था। इसमें बिल्कुल भी रहम नहीं था। जो भी इसके असूलों की पासदारी नहीं करता था, इसको वो हर हाल में सजा से नवाजता था। वो अपनी रियाया का बिल्कुल ख्याल नहीं करता था। अगर कोई जुर्म करता था तो इसको मुआफी नहीं देता था, बल्कि इसको जिंदान में डाल देता था या फिर जल्दी फांसी पर चढ़ाकर इसको अबदी नींद सुला देता था। इसकी रियाया इससे बेहद नफरत करती थी। कोई भी इसको पसंद नहीं करता था, जबकि सब इसकी बेटी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि ये शहजादी बहुत रहम दिल थी। कभी भी किसी गरीब लाचार को धुतकारती नहीं थी, बल्कि इसकी मदद जरूर करती थी। दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता तो इसको खूब माल से नवाजती। कितने लोगों को तो शहजादी ने खुद इंसाफ दिलाया था। वो अपने माँ बाप से नफरत नहीं करती थी, लेकिन इसको अपने माँ बाप से मोहब्बत भी नहीं थी। वो बस अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी। मलका को महसूस होता था जैसे इसके पीछे कोई राज है। शहजादी किसी को पसंद करती है। इनकी छठी हिस्स बार बार इस चीज को एहलाम देती थी। पहले पहल तो मलका को यह सब कुछ अपना वहम लग रहा था कि इसकी बेटी इन लोगों से दूर हो रही है और बगावत करने का सोच रही है। इस वजह से मलका ने खुफिया तौर पर इसके पीछे बंदे लगाए और राज जानने की कोशिश की, तो मालूम हुआ वो जो मलका सोच रही थी वो गलत नहीं था। जब इनका शक हकीकत का रूप धार चुका था, इनको एक पल चैन नहीं आ रहा था। और खासकर जब से ये बात इन लोगों के सामने आई थी कि इनकी एक इकलौती बेटी, इस पूरी सल्तनत की एक इकलौती वारिस शहजादी ने एक चरवाहे को खुद के लिए मुंतखब किया है। वो एक चरवाहे को पसंद कर रही है। शाही खानदान की लड़की होने के बावजूद वो इससे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर मलका के तन बदन में आग के शोले भड़कने लगे। इनको बहुत गुस्सा आया। इनका बस नहीं चल रहा था उस चरवाहे को जिंदा जला दे, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ तो कुछ कर नहीं सकती थी। वो इनके दिल का टुकड़ा थी, लेकिन वो उस चरवाहे को बआसानी खत्म कर सकती थी। इन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाया और फौरन इनके दिमाग में इनके शौहर का ख्याल आया कि सबसे पहले इनको आगाह करना चाहिए। इसलिए मलका ने पहली फुर्सत में अपने शौहर को ये बात बताई कि तुम्हारी बेटी ये काले करतूत करती फिर रही है। शाही खानदान की बेटी होने के बावजूद वो किसी चरवाहे को पसंद कर रही है और उससे शादी की ख्वाहिशमंद है। पहले पहल तो वो अपनी बीवी को ही समझाते रहे कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन जब इनकी बीवी ने इन्हें ये बात बताई कि मैंने इसके पीछे लोग लगाए थे, इसके बाद ये सब सामने आया है, तो बादशाह को अपनी रगें फूलती हुई महसूस हुई। इसका भी मलका की तरह दिल चाह रहा था उस गरीब चरवाहे को खत्म कर दें, लेकिन वो बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। क्योंकि इसकी कोई दूसरी औलाद नहीं थी, वो अपनी बेटी के साथ कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं करना चाहता था, बल्कि इसको बहुत प्यार से मनाना चाहता था कि वो गलत कर रही है। लेकिन इनको इस बात का इल्म था कि अगर इनकी बेटी उस चरवाहे के साथ हकीकत में मोहब्बत करने लगी होगी तो इनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा इसको समझाना। इसके लिए वो दुआ गो थे कि ये सब इनकी बीवी और इनका वहम निकले और ये तमाम बातें झूठ हों। यही चीजें सोचते हुए बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि शहजादी के साथ वो अकेले में कुछ देर बातचीत करना चाहता है, और मलका पर यह बात अच्छे से बावर करवा दी कि वो अकेले में बात करना चाहते हैं, इसलिए कमरे में सिर्फ शहजादी और मेरे अलावा कोई नहीं होगा। बादशाह का हुक्म फौरन बजा लाया गया और इसकी बेटी को इसके कमरे में अकेले भेज दिया गया। जब शहजादी को यह बात मालूम हुई कि बादशाह इससे अकेले में मिलना चाहता है, वो भी काफी बेचैन हुई और थोड़ी बहुत खौफजदा हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं शहजादी के दिल में भी चोर था। वो जानती थी अपने बाप के सख्त असूल और इनका रवैया किस कदर जालिम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रही थी। लेकिन बादशाह के हुक्म को वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो हिम्मत जमा करके बादशाह के कमरे तक पहुंच गई। बादशाह सलामत अपनी मखसूस जगह पर बैठकर अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। जब इनकी बेटी कमरे के अंदर आई तो इन्होंने सर के इशारे से इन्हें अपने करीब बुलाया और इनके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया और इशारे से सामने बैठने के लिए कहा।
शहजादी को इत्मीनान हुआ कि बादशाह गुस्से में नहीं है। शहजादी जब बैठ गई और इनकी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछने लगी, बाबा जान, आपने मुझे क्यों बुलाया है? हमसे कोई खता हो गई है क्या, जो आप हमें इस तरीके से अकेले में मिलना चाहते थे? अपनी बेटी का मीठा लहजा सुनकर इसका दिल बाग बाग हो गया। वो चंद सानियां मुस्कुराती निगाहों से अपनी बेटी की जानिब देखते रहे और चंद मिनट बाद बोले, हमें मालूम हुआ है कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं और इसके साथ शादी की ख्वाहिशमंद हैं। आखिर कौन है वो खुशनसीब इंसान? बादशाह के मुंह से जब इसने ये बात सुनी तो यकदम से वो गड़बड़ा सी गई। इसके चेहरे की इस्लाहात वाज़ेह तौर पर ये बात बादशाह जाहिर कर चुके थे कि जो बात इनकी बीवी ने इन्हें बताई है वो सच है। इनका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जबत के मारे चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। इनके दिमाग की नसें वाज़ेह तौर पर फूलती हुई महसूस हो रही थी। शहजादी ने सर नीचे झुकाया हुआ था। अगर वो सर उठाकर अपने बाप के चेहरे को देख लेती तो वहां बैठना इसका मुहाल हो जाता, लेकिन वो जल्दी खुद को मजबूत कर गई और एक गहरी सांस लेकर कहने लगी, बाबा जान, आपको जिसने भी ये बात बताई है वो झूठ बोल रहा है। शहजादी ने ये बात बहुत तहम्मुल मिजाजी से की थी। वो अपने बाप के गुस्से से वाकिफ थी कि वो कितना जालिम है। वो जानती थी अगर इनके खिलाफ जाने की इसने जरा भी कोशिश की तो वो इसको जान से मारने में जरा भी वक्त नहीं लेंगे। लेकिन वो इस बात से भी वाकिफ थी कि इसका बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत इसी से ही करता है। शहजादी के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह मुतमईन नहीं हुआ था। इसने एक बार फिर सवाल किया, शहजादी, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारे हक में ये बेहतर नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे सच बता दो। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो हम उससे मिल लेंगे। लेकिन शहजादी भी अपने बाप की ही बेटी थी। वो जानती थी इसको वो अपनी बातों में फंसाना चाहते हैं और इसके मुंह से सच को उगलवाना चाहते हैं। इस वजह से इसने अपने आप को मजबूत जाहिर करते हुए एक बार फिर वही बात की, नहीं बाबा जान, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ। आप जिससे कहेंगे मैं खामोशी से शादी कर लूंगी। जिसने भी आप तक ये बात पहुंचाई है कि मैं किसी में दिलचस्पी ले रही हूँ वो झूठ बोल रहा है। बादशाह अपनी बेटी की बातों से बिल्कुल भी मुतमईन नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो खुद एक समझदार इंसान था। आखिर वो एक सल्तनत चला रहा था, वो इतने बड़े मनसब पर राज था। वो कैसे ना पहचान पाता कि इसकी बेटी जो सिर्फ अभी महज 18 साल की है वो झूठ बोल रही है या फिर सच बोल रही है। लेकिन इसने मसलहत इसी में जाने के वो कोई और बात नहीं कर पाया और इसको वहां से जाने के लिए बोल दिया। शहजादी जाते हुए भी अपने बाप को यकीन दिलाना चाहती थी कि वो सच कह रही है कि वो किसी को पसंद नहीं करती। वो अपने बाप की पसंद से ही शादी करेगी। जिसने भी इसको ये बात बोली है वो झूठा है और वो बाप और बेटी के दरमियान लड़ाई कराना चाहता है। वो ये बोलकर जा चुकी थी और बादशाह एक गहरी सोच में मुब्तला हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी बेटी खौफ के जरिए झूठ बोलकर यहाँ से गई है। अब इसको हर हाल में अपनी बेटी पर नजर रखनी थी ताकि वो जान पाए कि मलका ने जो बात कही है वो झूठ है या वाकई सच है। अगर वो सच है तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक बात साबित हो सकती है, क्योंकि सल्तनत की इकलौती वारिस शहजादी थी और अगर शहजादी किसी चरवाहे को पसंद करती है तो ये इनके लिए बहुत खराब अमल था। दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे, लेकिन बादशाह ने अपनी बेटी पर सख्त से सख्त पहरे लगा दिए थे। वो कहीं भी इसको अब अकेले नहीं जाने देते थे। इस वजह से बादशाह की निगाहों में बहुत सारी चीजें आ रही थीं कि इसकी बेटी ने किस किस को इंसाफ दिलाया था, किसके लिए रहनुमाई की है और किसको सजा दी है। बादशाह अपनी बेटी की इस रहम दिली से जरा भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। वो मलका से यही कह रहे थे कि ये तुम्हारे बेवजह झूठ की वजह से हो रहा है। अगर तुम पहले ही शहजादी पर नजर रखती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। शहजादी अच्छे से जानती थी कि इसका बाप अब इसको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा, बल्कि इस पर नजर रखेगा। इस वजह से शहजादी काफी मोहतात हो गई थी। लेकिन अचानक ही इसकी माँ ये चीज नोट कर रही थी कि शहजादी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसको बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं और एकदम से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। मलका को ये सब कुछ सही अंदेशे नहीं लग रहे थे, बल्कि वो महसूस कर सकती थी कि इसकी बेटी कुछ गलत कर चुकी है। हो सकता है कि वो उस चरवाहे के साथ ही जना कर चुकी है। ये बात इनके लिए किसी बम से कम नहीं थी। मलका बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रही थी। वो जानती थी अगर इसने ये बात अपने शोहर से की तो
वो इसको भी जान से मार देगा और साथ में इसकी बेटी को भी खत्म कर देगा। और वो हरगिज नहीं चाहती थी कि इसकी मौत इतनी जल्दी हो और साथ में इसकी बेटी भी दुनिया फानी से कूच कर जाए। इसी वजह से इसने अपने शौहर से ये तमाम बातें छुपाई हुई थी और अंदर ही अंदर अपनी बेटी से बातें उगलवाने की कोशिश कर रही थी कि तुम सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है, तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब क्यों हो रही है। इस बात पर हमेशा ये शहजादी अपनी माँ को टाल देती थी और कहती थी कि बस कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। मलका ने इसको ये कहा कि हम लोग हकीम को बुलाकर तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन ये सुनकर तो शहजादी हत्थे से ही उखड़ गई और अपनी माँ से बदतमीजी करना शुरू कर दी कि आपको हो क्या गया है, आप मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, जब देखो मुझ पर ही नजर रखती हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप क्या चाहती हैं कि मैं खुद को अपने हाथों से मार लूं? अगर आप यही चाहती हैं तो मैं यही कर लेती हूँ, तो आपको और आपके शौहर को सुकून आ जाएगा। इसकी आवाज इतनी बुलंद हो गई थी कि पास से गुजरती कनीजों ने भी मुड़कर देखा था कि आज शहजादी को ऐसा क्या हो गया कि अपनी माँ से इस तरीके से बात कर रही है। कभी भी इसने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, सबसे बहुत धीमे लहजे में बात करने वाली शहजादी आज इतनी ऊंचाई से क्यों बोल रही थी। इसकी माँ ने कुछ नहीं कहा और वो खामोशी से वहां से लौट गई थी, लेकिन खतरे की घंटी अब इनके दिमाग में मुसलसल बज रही थी, क्योंकि शहजादी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वो एक बाशऊर औरत थी। इन्हें समझ आ रहा था कि इनकी बेटी कुछ गलत कर चुकी है, जिसकी वजह से वो हामला हो गई है और यही बात परेशानी में मुब्तला कर चुकी थी। वो यही सोच रही थी कि जितना मैं अपने शौहर से ये बातें छुपाऊंगी, इतना मेरे हक में खराबी साबित होगी। इस वजह से इन्होंने अपने शौहर के कमरे का रुख किया था। वो जानती थी कि वो अपने लिए एक मुसीबत को गले लगाने जा रही है, लेकिन इनका शौहर इनको ही कसूरवार ठहराने वाला था। लेकिन इनके लिए इनकी बेटी और इस खानदान की इज्जत बहुत अहम थी। इस वजह से वो कदम ब कदम चलती हुई अपने शौहर के पास आई और इनसे कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन वो कहने लगे कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा काम है, हम रात के वक्त आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मलका वहीं पर खड़ी रही और कहने लगी, नहीं बादशाह सलामत, रात तक का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्दी कुछ करना होगा। बादशाह इनके इस तरीके से बोलने पर ठटक से गए और इनकी जानिब देखते हुए कहने लगे, बेगम सब खैरियत तो है, आप कहना क्या चाहती हैं? वो मजीद कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझे आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। जब इन्होंने शहजादी के बारे में कहा तो बादशाह सलामत फौरन ही इनकी तरफ मतवज्जे हो गए। पूछने लगे, बोलिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए हम तनगोश हूँ। इनके पास ही बैठ गई और इन्हें आहिस्ता आवाज में बताने लगी कि मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ कि शहजादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं और इसे चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे ये चीज किसी खतरे का अंदेशा लग रही है। बादशाह हैरान निगाहों से अपनी बीवी की जानिब देखते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारी बातों का मतलब समझ नहीं रहा हूँ। अगर शहजादी की तबीयत खराब है तो तुम फौरन ही शाही तबीब को बुलाओ और इसका इलाज करवाओ, मुझे क्या बता रही हो? तो वो कहने लगी, बादशाह सलामत, आप मेरी बातों का मतलब क्यों नहीं समझ रहे? आपकी बेटी हामला हो चुकी है, शादी से पहले उस चरवाहे के साथ जना कर चुकी है, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो रही है। ये सब कुछ हामला होने से पहले के अंदेशे होते हैं। बादशाह इसकी बात सुनकर एकदम हैरान हो गया और इनकी जानिब देखते हुए गुस्से से बोले, मलका, आपका दिमाग तो ठीक है, आप बोलना क्या चाहती हैं? वो एक बार फिर वही बात दोहराने लगी, मैं सच कह रही हूँ बादशाह सलामत, ये सब हमला होने के बाद के अंदेशे होते हैं। हमारी बेटी शादी से पहले ही जना कर चुकी है और हमारे खानदान की इज्जत को खाक में मिला चुकी है। बादशाह यकदम अपनी जगह से खड़े हुए और मलका का गला पकड़ते हुए कहने लगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मुझे बताने की? मेरी बेटी ने अगर ऐसा कुछ भी किया है तो इसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी बेवजह झूठ की वजह से सब कुछ हुआ है। एक माँ का फर्ज होता है कि अपनी बेटी पर नजर रखे कि वो क्या करती फिर रही है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हुई तो मलका, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। इन्होंने ये बोलकर इन्हें यकदम ही पीछे की जानिब धक्का दिया तो वो जमीन दोज हुई और भराई हुई आंखों से कहने लगी, अगर वो मेरी जिम्मेदारी है तो वो आपकी भी जिम्मेदारी है। बादशाह सलामत, शहजादी आपकी भी बेटी है,
आप मुझे इस तरीके से अकेले ही कसूरवार नहीं ठहरा सकते। वो यकदम ही गुस्से से फट पड़ी। काफी दिनों से वो अपने शौहर का ये रूखा फीका अंदाज बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज इनकी बस हो चुकी थी। इनके शौहर इनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे, और आज इस तरीके से इनका बात करना इन्हें आग लगा गया था। इनकी इस तरीके से गुस्ताखी पर इन्होंने कहा कि तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना, मैं बादशाह हूं इस सल्तनत का। मैं तुम्हें जिंदान में डाल दूंगा, समझ आई तुम्हें ना हंजार खातून। इनका लहजा आग बरसा रहा था। गुस्से से रगें फूल चुकी थी, लेकिन मलका ने खुद को जल्दी संभाला और बादशाह के पास होकर कहने लगी, अभी ये वक्त हम दोनों की लड़ाई का नहीं है। अभी हमें अपनी औलाद को देखना है। वो किस मुसीबत को अपने गले लगाना चाह रही है वो नहीं जानती है। बादशाह इनकी बातों को समझ रहे थे, लेकिन इनका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इन्होंने फौरन ही अपनी बीवी को एक तरफ किया और खुद कदम ब कदम चलते हुए शहजादी के पास पहुंच गए और इनसे तेज आवाज में बोलने लगे, शहजादी सच सच बताओ तुमने क्या किया है जिसकी वजह से ये हालत हो रही है। वो इस अचानक इफ्तिदाद पर घबरा सी गई और कहने लगी, बाबा जान मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आपको क्या हो गया है? वो कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी जो हालत है वो हमें साफ तरीके से ये आगाही दे रही है कि तुम मां बनने वाली हो और शादी से पहले तुम किसी और के साथ जना कर चुकी हो। वो ये बात सुनकर पीली जर्द पड़ गई। कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं हामला नहीं हूँ। इसके इस तरीके से गड़बड़ाहट से बोले जाने वाले अल्फाजों ने बादशाह पर जलती पर तेल का काम किया था। इन्होंने फौरन ही अपने हकीम को बुलाया और इनको ये मामला बताने लगे। हकीम ने कहा कि किसी दाई को बुलाकर इनका चेकअप करा लेते हैं। अगर ये वाकई हामला ना हुई तो बेवजह इन पर इल्जाम लगाना गलत है। लेकिन बादशाह ने कहा, मैं किसी भी दाई पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। कोई भी मेरी बदनामी कर सकती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी तुम पर यकीन है। हकीम ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगे, मेरे पास एक नस्ली कुत्ता है। वो नस्ली कुत्ता किसी भी इंसान की शख्सियत को पहचान सकता है कि वो क्या कर चुका है। बादशाह कहने लगे, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ रहा, मुझे थोड़ी तफसील के साथ बताओ। तो वो कहने लगे, ये एक ऐसा कुत्ता है कि अगर कोई लड़की किसी के साथ जना कर चुकी होती है तो वो इसको फौरन काट लेता है और हमें ये बात मालूम हो जाती है कि ये लड़की जना कर चुकी है। बादशाह ये बात सुनकर बेचैन हुए और कहने लगे, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी बेटी ने अगर ये गलती की होगी तो मैं उसे समझाऊंगा, इसको इसकी खता बताऊंगा कि तुम क्या कर चुकी हो। लेकिन मैं कभी भी इस तरीके से अपनी बेटी के साथ जुल्म नहीं कर सकता कि ऐसे किसी कुत्ते से कटवा दूं। तो हकीम इनकी बात सुनकर खामोश हो गया। कहने लगा, बादशाह सलामत, हमें एक दफा ये रिस्क लेना होगा, वरना सच हमें कभी भी मालूम नहीं होगा। चंद मिनट तक तो बादशाह सख्ते की हालत में हकीम के सामने खड़े रहे और चंद सेकंड बाद वो कहने लगे, ठीक है, मुझे मंजूर है। और ये बात फौरन ही शहजादी तक पहुंचा दी गई। जब ये बात शहजादी को मालूम हुई वो हत्थे से उखड़ गई। गुस्से से कहने लगी कि आप सब पागल हो गए हैं जो मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब इनकी किसी ने भी बात सुनना गवारा नहीं किया और इनकी मां ने जबरदस्ती इन्हें पकड़ा और खींचते हुए कमरे में फेंक दिया। कमरे के इस पहर मलका, बादशाह और हकीम खड़े हुए थे और इनके साथ ही वो नस्ली कुत्ता भी था जिसकी आवाज शहजादी को आ रही थी। वो खौफ के जरिए कांप रही थी। हकीम ने बावाज़े बुलंद कहा, शहजादी, हम इस कुत्ते को आपके पास भेज रहे हैं। वो इस राज को अब हम सब पर अफशा कर देगा कि आप हामिला हो या नहीं, और अगर आपने किसी के साथ जना किया होगा तो ये कुत्ता आपको काट लेगा। अब तैयार रहना इस चीज के लिए। और हकीम इस कुत्ते को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो दरवाजे को खोलता इससे पहले ही अंदर से शहजादी रोते हुए चीख कर बोली, मुझे मुआफ कर दे बाबा जान, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं चरवाहे के साथ ही जना कर चुकी हूँ और मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मेरी बात को समझिए। और यहाँ पर ये बातें सुनकर बादशाह के सर पर सातों आसमान आन गिरे थे और सोच भी नहीं सकते थे कि इनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। इन्होंने हकीम को इशारे से वहां से जाने के लिए बोल दिया और मलका ने रोते हुए दरवाजा खोल दिया।
सामने ही शहजादी सर झुकाए खड़ी हुई थी। ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत किया गया था कि शहजादी को एक कुत्ते से डराकर इनके अंदर का सच निकाला जाए, और वो इनकी ये चालाकी समझ नहीं पाई थी और अपना राज खुद अपने मुंह से बयान कर गई थी। बादशाह ने उस वक्त अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा था और वो वहां से लौट गए थे। लेकिन इस वाकया के बाद बादशाह की जिंदगी पूरी तब्दील हो गई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। इनको चाहिए था कि जिस तरीके से वो अपनी रियाया पर जुल्म करते थे, जरा सी गलती पर इनको अब्दी नींद सुला देते थे, वो अमल अब इनको अपनी बेटी के साथ भी करना चाहिए था। लेकिन अपनी बेटी होने की वजह से वो ऐसा इसके साथ नहीं कर पाए थे। लेकिन इन सब कार्रवाई के बाद बादशाह ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर चरवाहे से अपनी बेटी की शादी करा दी। लोग बहुत हैरान परेशान थे इस मंजर पर कि बादशाह ने ये क्या कर दिया। जब इंसान को अपने ही लोगों के हाथों मौत से बदतर जिंदगी मिलती नजर आए तो वो बिल्कुल टूट कर बिखर जाता है। ऐसा ही हाल बादशाह का हुआ था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इनकी बेटी इनके साथ ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन जब ये सब कुछ हकीकत में इनके सामने आया तो वो बिल्कुल बदल से गए थे, और जो लोगों पर जुल्म ज्यादती करते आ रहे थे वो सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि पूरी रियाया में ये बात मशहूर हो गई कि बादशाह अपनी बेटी की शादी एक चरवाहे से कर रहे हैं, तो इनकी सारी अकड़ और नाजायज गुस्सा खत्म हो चुका था। इस सारे मंजर के पीछे असल बात यह थी कि आज से 20 साल पहले इस बादशाह ने उस चरवाहे की मां के साथ ज्यादती की थी, जब इस चरवाहे की उम्र फकत 5 साल थी और इसका वालिद इंतकाल कर गया था। इस चरवाहे की मां बहुत खूबसूरत थी। एक दिन जब ये बादशाह अपनी रियाया का हाल अहवाल जान रहा था तो इसने उस चरवाहे की बेवा मां के साथ जबरदस्ती जना किया था, जिसकी ताब न लाते हुए उसने अपनी जान दे दी थी। और इस चरवाहे को इसके दादा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उस दिन से चरवाहे ने यह ठान लिया था कि मेरी मां का कातिल ये बादशाह है, और इसने इसकी बेटी के साथ वही अमल करके अपना बदला भी ले लिया और बादशाह के लिए ये पैगाम छोड़ा कि मकाफात अमल से हर किसी को गुजरना पड़ता है, चाहे वो गरीब हो या बादशाह। लिहाजा आज जो अरबाब खान बादशाह की बेटी ने किया वो बादशाह का किया धरा ही उसके आगे